नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। यह देश ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के तहत चल रहा है। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद का लक्षण जो होता है, प्रथम दृष्टया उसकी विदेश नीति में झलकता है और उसके गृह नीति में। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद का एक सीधा सा मसला होता है, बलवान के सामने झुक जाना, कमजोर के सामने उसको कुचल देना। आज जिस तरह से अमेरिका ने हरमुज जलजमरू मध्य के बीच हमारे 3 नाविकों की हत्या कर देता है और और रूस से तेल लेकर आ रहे एक जहाज को ब्रिटेन उठाकर ले जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक सिंगल शब्द भी नहीं निकलता है कि हमारे जहाज को क्यों उठा के ले गया। यह अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद का एक लक्षण है, जहां पर कि ताकतवर के सामने मेमने की तरह मिमियाता है। इतना ही नहीं, G7 सम्मेलन में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए इसे हत्यारा तक कहा और यह व्यक्ति हंसता रहा, खुशी जाहिर करता रहा। यहां तक कहा कि ट्रंप जो कुछ भी कहते हैं हम उनके साथ हैं। ऐसा निर्लज जो विदेशी ताकतों के सामने नतमस्तक हो जाता है, वहीं यह ब्राह्मणीय फासीवादी जब भारत के अंदर आता है तो अपने आप को बाघ समझता है, मनुष्य तो समझता ही नहीं। और भारत के नागरिक जो निहत्थे हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनकी न केवल हत्या कर देता है बल्कि उनको लूट लेता है। अगर वो आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं उसको तबाह कर डालता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं इन दिनों इस देश के अंदर में चल रहा है। मैं बलात्कार की बात नहीं करूंगा क्योंकि बलात्कार को तो यहाँ पर एक कारखाना उद्योग शुरू हो गया है। मैं बात करूंगा वे तमाम लोग जो कि इस देश के नागरिक कहलाते हैं, उनके साथ पुलिस की दबंगई, उनकी नीचता, उनके द्वारा किया गया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और इसी कड़ी में माओवादियों के ऊपर जिस तरह से भयानक जुल्म ढाया गया, उनके सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और हजारों को सरेंडर करने के लिए बरगलाया गया और उन्हें सरेंडर भी करवाया गया। इसी कड़ी में एक प्रमुख घटना इन दिनों घटी है, जब कट्टा रामचंद्र रेड्डी की हत्या इसी सरकार ने, अमित शाह ने किया था। तो उनके हत्या के बाद उनके शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग पर एफआईआर दर्ज किया गया और इसी में से एक है जिनको की पुलिस ने गिरफ्तार न केवल किया बल्कि उनके ऊपर यूएपीए की धारा लगा करके वो जेल के अंदर प्रताड़ित करने का भी कार्य किया है। मसला कहाँ है, आइए संक्षेप में इसे एनआईए ने, जो कि सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है और इसका कार्य न केवल लोगों को परेशान करना है बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के जरिए धन को भी अर्जित करना है। यही एनआईए की टीम का एक मेंबर यहाँ पर बिहार में लाखों रुपए का रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था। ऐसी भ्रष्ट संस्था ने एक चार्जशीट फाइल किया है। चार्जशीट फाइल किनके खिलाफ किया है? तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि एक माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य कट्टा रामचंद्र रेड्डी के जब सबके साथ जब वो जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, उस दौरान उन्होंने छोटा सा भाषण दिया था। इसी आधार पर इन पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और अब एनआईए ने इस पर चार्जशीट जारी कर दिया है। एनआईए का कहना है कि वह व्यक्ति जिनका नाम
गाडे इनैया उर्फ गाडे इन्ना रेड्डी है, वह जो है अंतिम संस्कार के वक्त गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भीड़ को उकसाया है। मतलब भारत के लोगों की हालत यह है कि इसे भीड़ इसको लोग उकसा सकता है बंदूक उठाने के लिए, लड़ने के लिए। खबर के अनुसार हैदराबाद के नामपल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गाड्डे इनैया उर्फ गाड्डे इन्ना रेड्डी पर बीएनएस 2023 और यूएपीए 1967 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। यह जांच के दौरान एनआईए द्वारा इकट्ठा किए गए विभिन्न तकनीकी और अन्य सबूतों पर आधारित है। एनआईए ने पाया है, खबर जो है कि आरोपी मतलब गाडे इनैया, जिन्हें दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था, ने अक्टूबर 2025 में सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य कट्टा रामचंद्र रेड्डी के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ भड़काऊ बातें कही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी सीपीआई माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, जिसकी हत्या अमित शाह ने ठंडे दिमाग से कर दिया था। उनके अंतिम संस्कार के वक्त हजारों की भीड़ जमा हुई थी, हजारों की भीड़ के साथ जुटी थी और नारे लगाते हुए उनको अंतिम संस्कार की तरफ ले जाया गया था। इसी में कहना है इस एनआईए जैसा भ्रष्ट संस्था का, जिसकी साख पर ही दाग लगा हुआ है कि वहां पर भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया था। इसके साथ ही एनआईए यह भी कहती है कि जो गन्ना इनैया है, गाडे इनैया हैं, इनका जो है माओवादी चतरा से संबंध रहा है और रामचंद्र रेड्डी से ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों से भी इनका संपर्क रहा है और छत्तीसगढ़ के जंगल में ये मिलने के लिए जाते रहे थे। इसके अलावा वे भारत बचाओ नाम का एक संगठन चलाते हैं, जो कि आतंकी गतिविधि मतलब अपने जल जंगल जमीन बचाने की प्रक्रिया को यह एनआईए आतंकी लिखता है, आतंकी कहता है, प्रचार करने में शामिल पाया गया। ये एक मसला है जिससे कि एनआईए ने अपने आप को बताया है कि किस तरह से वो जो है काम कर रही है इस देश के अंदर में। जब मैंने इनैया के बारे में खबर कुछ जांच करने का कोशिश किया, इसमें पता चला कि इनैया वास्तव में तेलंगाना के एक पूर्व नक्सली थे, पूर्व माओवादी थे, जो कि लगभग 1996 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने के बाद वे तेलंगाना राज्य में ही अलग अलग सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे और तेलंगाना राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी ये शामिल रहे। ये पूरा मसला है। सवाल यहीं तो उठता है कि अगर इस देश में सामान्य बात कहने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी, देशद्रोही हो सकता है, अपने रोजगार के लिए सैलरी बढ़ाने की मांग करना भी जब इस देश में राजद्रोह, देशद्रोह हो सकता है, इस देश में जब किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन लीक होता है, जब प्रश्न पत्र लीक हो रहा है नीट का, उसके खिलाफ सवाल उठाना भी अगर देशद्रोह हो सकता है, जल जंगल जमीन बचाने की प्रक्रिया की बात करने वाला व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है, तो क्या नहीं लगता आपको ब्राह्मणीय फाशीवाद कितना ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है? वह किसी भी छोटी से छोटी विरोध को भी वो झेलने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। हर चीज के लिए वो एक ही रास्ता अपनाता है, बंदूक, दमन और खत्म कर देना। अभी भोजपुर में जिस तरह से एक युवा को गोली मार दिया गया और गोली उनको तब मारा गया जब उसको समझा दिया गया कि अब आपकी समस्याओं को सुना जाएगा।
और जब वो इससे संतुष्ट हो गया, पुलिस ने संतुष्ट कर दिया और उससे हथियार उसने वापस डलवा दिया, तब जाकर के पुलिस ने ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब यह सत्ता किसी भी हालात में विद्रोह, किसी भी तरह के विरोध को, छोटे से छोटे विरोध को भी बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं है। स्वाभाविक तौर पर एक तरफ दुनिया के स्तर पर भारत के लोगों की हत्याएं हो रही है, भारत की खिल्लियां उड़ाई जा रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेआम हत्यारा कहा जा रहा है, किलर कहा जा रहा है और भारत के नाविक की हत्या हो रही है। भारत के जहाज जो रूस से लेकर आ रहा था उसको उठा करके ब्रिटेन ले जाता है और उसके कप्तान को 10 साल की सजा सुनाने की बात करता है। वहीं मोदी चू तक नहीं बोलता। भारत की गोदी मीडिया हो या कोई भी तंत्र हो, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। वहीं भारत के नागरिक के छोटे से छोटे विरोध पर भी हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है। यही ब्राह्मणीय फांसीवाद का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। आप हमेशा याद रखें, ब्राह्मणीय फांसीवाद जो है यह सत्ता पाना चाहता है। सत्ता पाने के बाद उस सत्ता का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए और देश जनता के दमन के लिए कर रहा है। जहां सत्ता में भाजपा नहीं होती है, आरएसएस नहीं होता है, वहां चीजें कमोबेश ठीक ठाक चलती रहती है। जो ही यह सत्ता में आती है, उस सत्ता का इस्तेमाल करके, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करके, कोर्ट कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके चीजों को मैनिपुलेट करती है और देश जनता पर आक्रमण बोल देती है। ये आक्रांता अंग्रेज की गुलामी से भी बदतर हालात में देश को पहुंचा रहा है। यह आक्रांता आरएसएस भाजपा देश को एक बार फिर अमेरिका का गुलाम बना दिया है और भारत में उठ रही किसी भी प्रतिरोध का एकमात्र इलाज हत्या और उसको खत्म करना ही बना दिया है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहना अपने आप में एक बेईमानी है। कब कौन मारा जाएगा, कब कौन खत्म कर दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। लड़ना ही एकमात्र रास्ता है और अन्य कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आता। किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से अपनी बात को ऊपर पहुंचाते हैं, आम लोगों तक पहुंचाते हैं, सत्ता तक पहुंचाते हैं, वो तरीका ढूंढना आपका काम है। कुछ लोग माओवादी गतिविधि तरीके से भी चीजों को उठा रहे हैं, कुछ लोग अन्य तरीके से भी उठा रहे हैं। आप किस तरह से उठा रहे हैं, उठाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।